अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़र मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल जो है इलेक्शन की, हर तरफ इलेक्शन ही इलेक्शन नजर आ रहा है। जिधर देखें कभी ज़िमनी इलेक्शन आ गया, कभी हल्का अभी MNA के इलेक्शन आ जाते हैं, कभी PP के इलेक्शन आ जाते हैं पंजाब में, सिंध में, और इसके अलावा तमाम जो सूबे हैं और जहां से कोई भी जो है उम्मीदवार फारग होता है तो पार्लियामेंट से, तो उसके बाद वहीं पे ज़िमनी इलेक्शन आ जाते हैं। तो अभी हम इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है रिजवान अहमद हांस साहब को, जो डिविजनल प्रेसिडेंट है पीपल्स राइज फोरम के और उम्मीदवार हल्का 214 के भी उम्मीदवार हैं, और इसके साथ साथ UC 67 के भी चेयरमैन भी हैं। वेलकम जी कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू जोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है इलेक्शन की सूरत हाल के अंदर हर तरफ जो है कि गहमा गहमी है, और जिधर भी बात करें, किसी भी फोरम पे जाके बात करें, सियासत के अंदर इलेक्शन ही इलेक्शन नजर आ रहा है। रोज कोई नई कबीना बन रही है, पुरानी कबीना फारग हो रही है, 2-2 दिन की हुकूमत बन रही है। क्या वजह है इसकी? इस वक्त सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ N न्यूज़ का, आपने मुझे मदऊ किया, शुक्रिया फिदा चौधरी साहब। जो इस वक्त NA 157 की बात कर रहे हैं आप, इसमें जो सिनेरियो बन रहा है, पीपल पार्टी का उम्मीदवार PDM के प्लेटफॉर्म से अली मूसा गिलानी आया है, PTI की महर बानो है कुरैशी साहबा जो कि PTI की मुश्तरका उम्मीदवार है। तो इस वक्त जो हुकूमतें थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं, मुल्क स्टेबल नहीं हो रहा, जब तक स्टेबल नहीं होगा उस वक्त हालात सेट नहीं होंगे। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि मुल्क सबसे पहले स्टेबल हो। कभी बैरूनी साजिश का उसको नाम दे देते हैं, कभी कुछ नाम दे देते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत कह देते हैं। अगर हम माजी पे नज़र डालें, जब 2018 का पंजाब का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त PTI की कोई अक्सरियत नहीं थी, उस वक्त सबसे पहले नून की अक्सरियत थी। उनको वो वक्त भूल जाता है जब वो जहांगीर तरीन का जहाज़ उड़ाते हैं, मेंबर्स लेके आते हैं, उसके बाद हुकूमत बना लेते हैं, उसके बाद सब पार्टीज़ को मिला लेते हैं। तो वो कितनी पार्टियां थी। लेकिन इसमें अभी ये बात देखने की है कि अभी जो मौजूदा भी सब जो इलेक्शन कुछ दिन पहले हुआ है PP का, तो उसमें के अंदर जो है कि PTI ने मुतफक्का उम्मीदवार था PDM का सलमान नईम, उसको शिकस्त दी। हालांकि समझा ये जा रहा था कि सलमान नईम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, उसका 11 पार्टियां हैं, लोग हैं, लेकिन क्या वजह बनी कि वो इलेक्शन हार गए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 11 पार्टियों का सिर्फ नाम है, एक्चुअल 2 पार्टियां हैं जिनका वोट बैंक एग्जिस्ट करता है, पीपल पार्टी, नून लीग। ठीक है, अब उसमें कुछ मामलात हुए हैं इस तरह के जो सलमान नईम को अब मैं ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बता सकता, कुछ जो लोग चाहते थे अगर ये MPA बन गया दोबारा, पहले इसने शाह महमूद कुरैशी को हराया है, अगर अब दोबारा MPA बन जाता है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम ये MNA का उम्मीदवार होगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा वो जो बड़े अरसे से मुख्तलिफ पार्टीज़ के MPAs MNAs वहाँ पे आ रहे हैं, उनको अपनी आने वाला फ्यूचर बिल्कुल डार्क नज़र आने लग गया। तो इस वजह से जो है ना, उन्होंने सब में बज़ाहिर उसके साथ खड़े रहे सलमान नईम के साथ, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि उसको हराएं और वो कामयाब। लेकिन इसका मतलब तो ये कि PDM के अंदर भी सियासी इख्तलाफात, पार्टियों के अंदर भी इख्तलाफात हैं कि देखें, जब एक चीज पार्टी ने नॉमिनेट किसी को कर दिया है, लेकिन जो अंदर इंटरनली जो लोग उसको चलाने वाले हैं वो उसको नहीं कर रहे, एग्जिस्ट नहीं करने दे रहे। इसका तो ये मतलब हुआ। इसका मतलब जो PDM है ना वो तो खड़ी है, बिल्कुल ठीक, लेकिन PDM के अंदर कुछ लोग हैं जो हर हल्के की लोकल पॉलिटिक्स करते हैं, उनके अंदर इख्तलाफात पाया जाता है। बाकी ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है फिलहाल, लेकिन आने वाले वक्तों में जाहिर है PDM तो एक अपोजिशन की मुश्तरका उस वक्त बनी थी कि हमने इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करना है। ठीक है, जब पौने 4 साल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो उन्होंने मिल के गवर्नमेंट को, अगर हम थोड़ी सी वफाक के लेवल की भी बात करें तो PDM के साथ जो इनके इत्तेहादी थे वो भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं, कि जिसके अंदर MQM स्पेशली है, JUI है, वो जो कमिटमेंट्स उस लेवल की गई थी जब PDM बन रही थी तो वो पूरी नहीं की गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कमिटमेंट्स कोई नहीं थी। असल यही था कि हमने मिल के इस गवर्नमेंट को, इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करना है और अवामी गवर्नमेंट लेके आनी है। उसमें वो कामयाब हो गए। इख्तलाफात लेकिन आप ये तो इस बात से तो आप करेंगे, एग्री होंगे कि बहुत सी जो लोग थे, कुछ जाती मफादात पे कुछ लोग आए थे PDM के अंदर,
कुछ लोगों ने आके कमिटमेंट्स, गारंटी वारंटी भी हुई थी, कौन किसकी गारंटी दे रहा है कि जी ये हमारी जो बात कमिटमेंट हो रही है इसको पूरा करेगा। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं कि जो ये नहीं हम कह सकते कि ये कहीं पे कोई ऐसी बातें हुई हैं कि जो किसी को नहीं पता, ओपनली यानी कि डिस्कशंस में चीजें चल रही थी। देखिए, पॉलिटिक्स में असल मफाद तो मुल्क का होता है कि मुल्क के मफाद को हमने कहाँ लेके जाना है। तो छोटी पार्टियां होती हैं अमूमन वो करती हैं कि उनको कोई लालच होती है, हमें कोई वजारत दे देंगे, हमें कोई मुशीर बना देंगे, तो उनकी वर्थ के मुताबिक जो उनके लोग थे जो इस अपना चला सकते थे, जो वजारतें उनको दिए उन्होंने वजारतें। उनके भी आप ये देखें ना कि जो स्पेशली हम बात करेंगे सलमान नईम ने जो किया था अभी, जो सूबाई इलेक्शन उसने लूज कर दिया है, इतनी जमातों के इकट्ठे होने के बावजूद, इतना वोट बैंक, इतनी सब कुछ सपोर्ट, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हर तरह से, तो फिर भी उसके बाद अगर लूज कर जाता तो इसका मतलब तो ये कि इमरान खान का बयानिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मैं ये नहीं समझता। अगर आप बार बार सलमान नईम के उसकी बात कर रहे हैं, क्यों हम मुल्तान के हवाले से अगर देखते हैं अगर हम मुकम्मल 20 सीटों की बात करें, 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उसमें 20 की 20 किसकी छोड़ी हुई थी? पीटीआई की छोड़ी हुई थी ना। पीटीआई के लोग नाअहल हुए थे ना, उसमें से 15 जीत गए, 5 हार गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में हमने उनसे 5 सीटें छीनी है, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो सलमान नईम का मसला है, उसने 2018 के इलेक्शन में आई थिंक 32-33 हज़ार वोट लिए थे, जी बिल्कुल, जो मेरे जहन में आता है, ऐसे ही है। और दूसरा जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उन्होंने 29 हज़ार वोट लिया था। अब जो इस वक्त पोजीशन बनी है, इसने 40 हज़ार लिया है और जैन कुरैशी ने 47 हज़ार लिया है। ठीक है, 7 हज़ार का डिफरेंस आ गया है। तो उसमें उसका वोट बैंक तो बड़ा है, जाहिर है। वो उस वक्त आज़ाद लड़ा था, पीटीआई के खिलाफ लड़ा था, अब एक सीट थी, पीछे पार्टी थी, अब शेर के निशान पे लड़ा है। उसका सलमान नईम का साथ यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों ने दिया है, हम खुद भी वहाँ पे कैंपेन करने गए हैं। लेकिन जो भी रिजल्ट निकला, मैं समझता हूँ कि इसमें भी बार बार इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो प्रेशराइज हो के ना उसने इनको सीटें दी। अच्छा, अभी जो हल्का NA 157 का जो इलेक्शन है, जिसमें पीपल्स पार्टी से जो है मूसा गिलानी है और उधर से जो है कि मेहरबानो है, साहबजादी हैं वो शाह महमूद कुरैशी की, तो इनका आपस में मुकाबला है और आपस में रिश्तेदारियां भी इन्हीं लोगों की हैं। ये जो कुरैशी और गिलानी खानदान है इनके आपस में, तो अभी जो इलेक्शन देखा जा रहा है उसमें आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ी होगी इस वक्त? इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है, वहाँ पर पीपल पार्टी बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने आज तक वहाँ पर कोई काम नहीं करवाए। वो हमेशा से आ रहे हैं। सिर्फ 9 महीने ऐसे थे जिसमें अली मूसा गिलानी साहब MNA बने थे, वो भी ज़िमनी इलेक्शन में विन किया था उन्होंने, और 9 महीने में उन्होंने रिकॉर्ड काम करवाए थे। वहाँ के लोग इस चीज़ के मोतरिफ हैं। लेकिन लास्ट टाइम सबको पता है कि जैन कुरैशी जो कभी हल्के में भी नहीं गया, तो उसको किस तरह जितवाया गया, सिलेक्टर्स ने उसको किस तरह सेलेक्ट किया। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस दफ़ा मूसा गिलानी साहब जीते होंगे, जो कि रियल हीरो हैं, जो कि रियली आवाम के अंदर रहते हैं, जिन्होंने 9 माह में तरक्याती काम करा। इन्होंने मुझे दिखाए पौने 4 साल में कौन सा काम कराया। बिल्कुल, एक बड़ा माइनस जो है कि वो शाह महमूद कुरैशी का देखने में आ रहा है कि उनकी तरफ से कभी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ कि जिससे लोगों को एक फायदा हुआ हो। इसके वालिद साहब से अगर आप ऑन रिकॉर्ड देख लें, इसके वालिद साहब गवर्नर रहे, उसके बाद ये वजीर ख़जाना पंजाब रहा, उसके बाद वजीर खारजा 2 दफ़ा रहा। मतलब ये हमेशा हर टेन्योर में अगर आप देखें पावर में रहे हैं, जिस गवर्नमेंट के साथ भी लेकिन सिर्फ एक पुल इसने बनाई है, जो कि अब गुलशन मार्केट की तरफ, न्यू मुल्तान और गुलशन मार्केट को मेरे ख्याल में उसने वो किया है। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी का पूरे मुल्तान में क्या पूरे पाकिस्तान में भी कोई काम नहीं है। तो क्या वजह कि ये लोग काम क्यों नहीं करते डेवलपमेंट के? पब्लिक असल में देखें, अगर मैं पब्लिक का बंदा हूं ना, तो मुझे पता है कि मैंने जवाब दिया होना है। अगर मुझे कोई सिलेक्टर बना लेगा तो मुझे पता है कि मैंने वहां पे जवाब दिया होना है, तो मैं पब्लिक के लिए क्यों जाऊंगा, मैं पब्लिक का काम क्यों करूंगा। आप गिलानियों के देख लें, मुसलसल हलकों में है, वो पब्लिक फिगर्स हैं, उन्हें पता है कि हम लोगों के पास जाएंगे तो वोट मिलेगा। बिल्कुल, क्या इसी बेस पे, डेवलपमेंट के बेस पे ही काम होगा। अगर आप मुल्तान के सारे तरक्याती काम उठा लें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके मुल्तान का, आप मोटरवेज देख लें, हेड मोहम्मद वाला देख लें, कार्डियोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट देख लें, निश्तर के अंदर डेवलपमेंट देख लें, बर्न यूनिट देख लें,
यूनिवर्सिटी की रेनोवेशन आप देख लें, BZ की पूरे फ्लाई ओवर्स देख लें, आप रोड्स देख लें, मतलब शुमाली बाईपास मुल्तान का हो गया, जनूबी बाईपास हो गया, ये सब मतलब इतने काम गिलानी साहब ने करवाए हैं। तो मुझे इसके मुकाबले में मुझे बताएं किसने काम करवाए हैं आज तक? जी बिल्कुल, ये तो बात है सही कि मुल्तान की हद तक अगर देखा जाए तो कि गिलानी खानदान की बहुत ज्यादा वो खिदमात है कि जिन्होंने डेवलपमेंट के बहुत से प्रोजेक्ट करवाए। जब वो वजीर आजम थे तो उस टाइम भी, फिर बाद में भी, और उससे पहले भी ये लोग करवाते रहे, और एक आम आदमी की बात भी सुनते हैं जो एक प्लस पॉइंट है इनका। बिल्कुल, ये बैठे हैं, अब भी आप जाके देख ले, एक ना एक गिलानी साहबान का साहबजादा बैठा होगा, बड़ा गिलानी साहब खुद बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, उनका अमला बैठा है, इजीली एक्सेसिबल है, मुल्तान में सबसे ज्यादा आसान गिलानियों को मिल रहे हैं। तो जब ये अवामी फिगर्स हैं, अवाम में रहते हैं, तो अवाम तो वोट देती है। मैं ये नहीं कहता कि अवाम को चाहिए कि वोट दें, अवाम देती है वोट, हमेशा इनको वोट देती है, हमेशा इनको चाहती है, लेकिन रिजल्ट कहीं से तब्दील हो जाते हैं हर दफा। अच्छा रिजवान साहब, इसमें एक बात करेंगे, अभी जो मौजूदा जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं इस पे भी थोड़ा सा इख्तलाफ PDM में देखने में आया है कि जो अब्दुल गफ्फार डोगर है उसने एक टाइम पे कोड किया, उसने कहा ओपनली, उसने अनाउंस किया, उसने कहा जी कि हम क्यों सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी की जिनकी हमने सारी उम्र मुखालफत की है, आज हम उनकी सपोर्ट के लिए हमें कहा जा रहा है मैं इलेक्शन आजाद लड़ूंगा अगर मुझे सीट नहीं दी जाएगी। ये दोनों तरफ से होता है, ये एक तरफ से नहीं होता। लेकिन आप लास्ट टाइम उसका इलेक्शन देख लें, सलमान नईम का, हमारा भुट्टा साहब थे, जो अरशद भुट्टा साहब, जो कि इलेक्शन कैंपेन बाकायदा चला चुके थे, लेकिन उसने पार्टी की पासदारी की। जैसे गिलानी साहब ने उसे कहा, पार्टी का हुक्म आ गया कि आपने अब आगे मजीद कंटेस्ट नहीं करना, वो चुप करके बैठ गया। लेकिन अगर नून लीग की बात करें तो उन्होंने थोड़ा सा वो किया, प्रोटेस्ट किया, वो गए वहाँ पर मिले, लेकिन उनको अपना शहबाज शरीफ साहब ने अकोमोडेट किया, उन्हें अपना मुशीर बनाया, तो अब वो साथ दे रहे हैं पीपल पार्टी का। यानी कि इसका मतलब तो ये हो कि वो जो गफ्फार डोगर साहब हैं वो भी सब अपने उसके लिए कर रहे थे कि यानी कि मैं यहाँ से कोई ना कोई सीट या वजारत या किसी तरह कंपनसेट हो। ये तो अब उसका जहन है, अब हम क्या कह सकते हैं कि वो अवाम की, लेकिन सियासी नुक्ता नजर से अगर देखा जाए और जो मौजूदा हालात हैं, हाँ जी, तो उसके मुताबिक अगर हो हम बात सकता है करें, उसकी ये सोच भी हो कि मेरे पास कोई ओहदा आ जाएगा तो मैं अवाम की अच्छी खिदमत कर सकूंगा। हमें तो ये सोचना चाहिए ना, बजाय इसके कि वो हम ये तो वो चीजें जो आइडलाइज होती है। तो एक चीज होती है जो ग्राउंड पे चल रही होती है, तो ग्राउंड पे तो जो इनका प्रीवियस है वो तो यही है कि इन लोगों ने कभी भी कोई खास डेवलपमेंट के काम नून लीग ने भी नहीं किए उस तरह से, और स्पेशली मुल्तान में। हाँ, मुल्तान में एक मेट्रो बस के अलावा कोई मेजर प्रोजेक्ट देखिए, मेट्रो बस का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी टोटल जो है कि उसमें करप्शन में और एंटी करप्शन और नैब और इन्हीं चीजों के अंदर चलता जा रहा है। एक अलग इशू है, लेकिन बात प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट तो उन्होंने बनाया ना, इसकी निस्बत वो पेशावर की आप मेट्रो देख लें, इससे कई गुना ज्यादा महंगी बनी और वो पायदार भी नहीं थी। तो बिल्कुल अभी इसी सिलसिले में रिजवान साहब से बात जारी है और हम आगे भी बात करेंगे मरूसी सियासत पे, कि मरूसी सियासत PTI का एक अलानिया था कि जी कि हम मरूसी सियासत अपनी पार्टी में नहीं चलने, लेकिन अब जो हालात हैं और जो वक्त है उसके मुताबिक यही नजर आ रहा है कि मरूसी सियासत पर वान चढ़ रही है PTI में। जी बिल्कुल, कुछ देर के बाद दोबारा ब्रेक के बाद बात शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे रिजवान खान साहब से सियासत के हवाले से, क्योंकि वो उम्मीदवार भी हैं हल्का 214 के। इंशाल्लाह वो हमें उम्मीद भी है कि जब इलेक्शन लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, क्योंकि जिस तक उनकी खिदमात हैं। तो हम आज उनसे इस बारे में बात करना चाह रहे थे कि जो सियासी जमातों के अंदर एक मरूसी सियासत परवान चढ़ रही है, चढ़ के रही है, बल्कि बहुत अरसे से, जब से हमने भी होश संभाला तो यही चीजें देख रहे हैं कि पहले बाप बना, फिर बेटा बना, फिर चाचा बना, ताया बना, यही चीज सियासत में चाहिए। रिजवान साहब बताइएगा कि किसी भी पार्टी को आप उठा के देख लें, वहां पर यही चीज चल रही है, इसकी क्या वजह कि आम आदमी को आगे आने का क्यों नहीं राइट दिया जाता? असल जो है ना, एक हमारी आवाम का भी माइंड बन चुका है कि जो इलेक्टेबल्स वर्ड यूज होता है वो इसी के लिए यूज होता है कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं यही सीटें निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इमरान खान का जो 2018 का दौर आया था, उसमें वो किसी आम बंदे को भी अगर टिकट देते ना, बहुत सारे नए चेहरे आए हैं, लेकिन 70% वही पुराने लोग हैं। उसकी क्या वजह है कि एक तो अवामों के जहन में है कि वही जीत सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जितनी 3 बड़ी पार्टियां हमारे मुल्क की,
ये तीनों की कोशिश होती है कि उन्हीं इलेक्टेबल्स को लें, उन्हीं के जरिए हम हुकूमत बनाएं। तो जब तक हम नए लोगों को नहीं लेके आएंगे, हमारा मुल्क एक तो चेंज नहीं होगा, चेंजिंग नहीं आएगी। इनको इलेक्टेबल्स को मैं कहता हूं कि बिल्कुल अब इन्होंने बड़ी खिदमत कर ली हैं। इन्होंने आज 75 साल होने वाले हमारे मुल्क को, इन्होंने बहुत खिदमत इस मुल्क की हैं। देखें आज हम जिस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, कैसे पहुंचे हुए हैं। हम गरीबों पे ही हमेशा टैक्स लगाए जाते हैं, हम गरीबों से ही हमारा खून निचोड़ा जाता है। ऐसे ही है। आप इनको जाके देख लें, इनकी लग्जरी लाइफ देख लें तो हम हैरान हो जाते हैं। हालांकि अगर ये चाहे ना, ये हमारे जितने भी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन फैमिलीज हैं, अगर ये चाहे ना, इनके लिए ये 140 अरब है या 126 अरब डॉलर है या 30 अरब डॉलर है, जितना भी है कर्जा, इनके लिए मसला नहीं है। ये एक मैं कहता हूँ 1 महीने में उतार सकते हैं ये कर्जा। लेकिन बात वही है कि देखें 2018 का अगर इलेक्शन देखा जाए तो उसमें पीटीआई का जब था तो पीटीआई की वो हर तरफ नाम हो रहा था, तो साथ ही कुछ लोग यकदम इसमें लॉन्च कर दिए गए कि जिन्होंने आके, जिनमें खुद मखदूम खुसरो बख्तियार, कासिम नून, इस तरह से केपीके के लोग मुख्तलिफ जगहों से, यानी कि कोई 18 से 20 लोग थे जो लॉन्च किए गए थे, जो हमने भी देखा, सबने देखा कि, और फिर वजारतें भी मैक्सिमम उन्हीं लोगों को दे दी गई। अगर हम पाकिस्तान की तहरीक देखें ना, उस वक्त जब पाकिस्तान बनने वाला था, उस वक्त ये जो ख़ानदान है ना, ये मुस्लिम लीग में आ गए थे। उस वक्त उन्होंने कैद आज़म के साथ दिया। अगर आपको कैद आज़म के अल्फाज याद हों पाकिस्तान बनने के बाद, उसने कहा कि मेरी जेब में सिर्फ कुछ चंद खोटे सिक्के हैं। उससे क्या मुराद था? अगर आप बुक्स पढ़ें, आप हिस्ट्री देखें, तो उनको भी बाद में समझ आई थी कि ये जो ख़ानदान है ना, जो मैं पाकिस्तान चाहता हूँ वो नहीं बनने देते, उसकी राह में रुकावट है। अब जो हमारे कायदे आज़म के साथ हुआ वो एक अलग टॉपिक है, हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये उस वक्त के, आप देखें पाकिस्तान बना तो ये ख़ानदान शुरू हो गए। इवन इसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, आज वो बरसर इक़्तिदार हैं। बिल्कुल ऐसे ही नस्लें, उनके बाप दादा थे उस वक्त, उसके बाद उसके इनके बाप है, बेटे हैं, आज चौथी पांचवी नस्ल हम पे हुक्मरानी कर रही है। आखिर ये जो जितने भी आम लोग हैं, ये क्यों इनको वो चांस नहीं देते जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ज़हीन तरीन लोग हैं। आप ये देखें कि आज तक हम बिल गेट्स एक पैदा नहीं कर सके। अरफा करीम मुझे नहीं पता कि कैसे फौत हुई, लेकिन पाकिस्तान की सबसे कम उम्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जिसने सॉफ्टवेयर बनाया था। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। इसमें देखें, बात हम जो इस हवाले से कर रहे हैं, सियासत के हवाले से, ये खानदानी सियासत जो है कि शुरू दिन से चल रही है और आज तक हम उसी के नहीं निकल सके, उसका जो एक पूरा जाल बना हुआ है। आप ये देख लें कि आप पीर पगाड़ा देख लें, आप गिलानी खानदान देख लें, आप कुरैशी खानदान देख लें, आप मखदूम खानदान देख लें, केपीके में आप चले तो असफंद यार वली फैमिली देख लें, आप उसके बाद वहां के खटक देख लें, वो जो बड़े और वो खानदान और वो लोग चल रहे हैं। इस जरदारी फैमिली आप देख लें, भुट्टो फैमिली देख लें, वही लोग सियासत में घूम फिर के उन्हीं लोगों के घर सियासत घूम रही है। वही अच्छा, अगर किसी को वो डिसाइड लाते भी हैं तो वो अपनी मर्जी से किसी आम आदमी को जस्ट फॉर नॉमिनेशन लेके आते हैं, और वो आकर भी सियासत में जब पार्लियामेंट में भी पहुंचते तो वहां कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक वोट के साथ क्या कानून में तब्दीली करवाएगा? कानून भी इनकी मर्जी के बनते हैं। इसमें ना 2 कैटेगरीज है। एक तो वो है जो वाकई सर्व कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क को सर्व किया। भुट्टो खानदान को देख लें, उन्होंने सर्व किया। गिलानी खानदान को देख लें। इवन बाकी जितने खानदान, बहुत सारे खानदान हैं जिनकी कोई खिदमत नहीं है मुल्क के लिए, वो भी मुसलसल अटैच हैं, हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब इसको तब्दील करना चाहिए। लेकिन अवाम की आखिरी उम्मीद इमरान खान थी, उसने भी जो उम्मीद उन्होंने लगाई थी, झूठी या सच्ची, उन्होंने कहा शायद ये मुल्क के सिस्टम में तब्दीली लेके आए, लेकिन उसने भी वही इलेक्टेबल्स लिए, उसी के जरिए गवर्नमेंट बनाई, वही चीज़ें चल रही हैं। मुझे बताएं क्या तब्दील लेके आए? उसने कहा था मैं जनूबी पंजाब बनाऊंगा, सूबा बनाऊंगा। आज वो किधर हैं? सूबा महाज वाले आज किधर हैं? आज जिन्होंने 100 दिन में सूबा बनाना था, ठीक है, असल हमारा सिस्टम ही खराब है। इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम लेके आए जो पाक साफ शफाफ हो, जिसमें अवाम वाकई जो है ना मुंतखब करे इन लोगों। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई का एक बड़ा पुरजोर बयानिया था कि हम मरूसी सियासत नहीं होने देंगे, अपनी पार्टी में हम आम आदमी को लेकर आएंगे। लेकिन जब हालिया जो हालात हैं
जो इधर पंजाब में और स्पेशली कुरैशी खानदान के हालात हैं कि पहले बाप बेटा एमएनए बन गए, उसके बाद बेटे को एमएनए से रिजाइन दिलवा के पीपी के हल्के में जितवाया गया, उसके बाद जो बेटे की सीट खाली हुई वो उनकी बेटी मेहरबानों को दे दी गई कि अब वो इलेक्शन लड़ेंगी। क्या आप समझते हैं कि मुल्तान में पीटीआई के अंदर कोई ऐसा सीनियर कारकुन नहीं था कि जो इस इलेक्शन को लड़ सके और जीत सके, पीडीएम के जो मुतफिका उम्मीदवार उनको शिकस्त दे सके? पीटीआई जब से आई है ना, पहले शुरू में तो उन्होंने तब्दीली का नारा लगाया। 2013 के इलेक्शन में चंद लोगों को उन्होंने टिकटें भी दी, नए लोगों को, लेकिन जब 2018 का इलेक्शन आया ना, उन्होंने वो जो चंद लोगों को दी थी ना टिकटें, वो भी उनसे ले ली, और वही जो ख़ानदानी पॉलिटिक्स में, फैमिली पॉलिटिक्स में जो आ रहे हैं, हमेशा से आ रहे हैं, उन्हीं को दी टिकटें। अब अगर आप परवेज खटक का पूरा खानदान देख लें, जी बिल्कुल, पूरा का पूरा खानदान टिकटें ले गया किधर। सही है, यानी कि ये शुरू से ये सिर्फ अवाम को इन्होंने धोखा दिया था कि हम मोरूसी सियासत ख़त्म करेंगे, हम 90 दिन में करप्शन ख़त्म करेंगे, हम तब्दीली लेके आएंगे, हम इन करप्ट लोगों को टिकटें नहीं देंगे, हम नौजवानों को 25% कोटा देंगे। बहुत सारे इन्होंने वादे किए थे। मुझे आज भी सारी बातें उनकी याद हैं, उनके मंशूर मुझे आज भी याद है। तो हाँ, इमरान खान का एक और बयान ये था कि मैं किसी ख़ानदान में 2 बंदों को टिकटें नहीं दूंगा। अब आप देख लें, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी चले, वो लड़ गए। जब सलमान नईम का इलेक्शन आया, इन्होंने सिर्फ अवाम का वक्त बर्बाद किया, पैसा बर्बाद कर रहे हैं अवाम का, गवर्नमेंट का। अब मुझे ये बताएं, अगर इन्होंने यही करना था तो एमएनए उसको, जैन कुरैशी को रहने देते, आप मेहरबानों को इधर ले आते, ठीक है ना। अब उसको लड़ा के वहां से रिजाइन कराया और अब बेटी को उधर लेके आए। यानी सिर्फ अवाम का वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं ना। और इसमें क्या देखिए, इसमें गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा है, इसमें एनर्जी लग रही है, इदारे कोई और काम नहीं कर रहे, तमाम इदारे इलेक्शन में बाउंड हो गए हैं। ये सारी आम आदमी के लिए तो मुश्किलात है। अभी देखें, आप किसी ऑफिस में चले जाए तो वहां पर सबसे बड़ी बात यही सुनने में आती है कि जी इलेक्शन के बाद अब जो भी काम होगा होगा। बिल्कुल, हर तरफ यही पोजीशन है, क्योंकि लोगों की तकरीबन सारे अमला, जितना गवर्नमेंट का अमला है, मैक्सिमम की ड्यूटीज इलेक्शन में लग जाती हैं। मुल्तान की सारी पुलिस वहीं बाउंड होती है, मुल्तान के कमिश्नर वहीं बाउंड होता है, डीसी वहीं बाउंड होते हैं। मुझे बताएं कैसे वो काम करेंगे। बल्कि आपसे चलते थे डीसी के कमिश्नर के हवाले से बात कर लीजिए। जो अमर खटक है उनको जो जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है 15 अगस्त से, जो है ऑनवर्ड आगे ये चल जाएंगे 15 सितंबर तक कि जी ये भी मुफ्त रुखसत पे रहेंगे। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? इसकी वजह मेरा जहाँ तक नॉलेज है ये है कि जो ये कमिश्नर है ना, ये साफ शफाफ इलेक्शन चाहता होगा। इसमें पीटीआई को ऐसा, क्योंकि अगर आप देखें, जब फॉरेन फंडिंग का फैसला आने वाला था तो इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बार बार एहतजाज किया कि ये नहीं होना चाहिए। उसको पता कि मेरे खिलाफ आने वाला है फैसला। अच्छा, उसको चेंज कराने की कोशिश की। जब फैसला आया तो अब मुझे ये बताएं, फॉरेन फंडिंग जो भी हुआ है, क्या फंड नहीं है? वो तस्लीम भी करते हैं कि बाहर के मुल्कों से फंड है, हमें फलां फलां जगह से फंड है। अब वो ममनुआ फंड दें, जो मर्जी उसका नाम दे, लेकिन फंड तो आए ना। अब उसमें क्लियर है, हमारे लॉ में क्लियर है कि कोई नॉन पाकिस्तानी फंड दे सकते हैं पार्टी को। अगर कोई गैर मुल्की फंड देगा तो वो पार्टी बैन हो जाएगी, वो उसके जितने असासे हैं वो सारे जब्त हो जाएंगे। साहब, आप वकील भी हैं और आप गहरी नजर भी सियासत पे भी रखते हैं, क्या आप बताएंगे कि कोई फॉरेन फंडिंग केस जो है, इसके अंदर क्या कोई क्राइटेरिया भी होता है, कितना फंड आ सकता है, कितना नहीं आ सकता, या सिंपल $1 भी अगर बाहर से आएगा तो वो भी उस पर भी केस बन के नाअहल हो जाएगा? पार्टी क्लियर है, सिर्फ पाकिस्तानी फंड दे सकते हैं किसी भी पार्टी चलाने को। और अगर वो पाकिस्तानी बाहर हो, वो नेशनल वहां से कमा रहे हैं ना, हमारे नेशनल हो गया ना। अब मुझे वो बताएं कि वो जो इंडिया की वो माई है जिसने वो फंड दिया है, ठीक है, या कुछ इसराइली कंपनियां हैं जिन्होंने फंड दिया है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये शौकत खानम को डोनेशन आया है। मुझे ये बताएं, इसराइली कंपनियां क्या शौकत खानम को, उनका क्या मफाद है, या इंडियन कंपनी शौकत खानम को किस लिए देंगी? मुझे बताएं। कोई भी बंदा अगर आपको मुझे पैसे देता है, मेरे पूरे इलेक्शन का खर्चा बर्दाश्त करता है, उसका क्या मकसद होगा? उन्होंने आखिर मेरे से कोई काम लेने हैं ना। वो पागल है, अपना पैसा वहां पे अपने हॉस्पिटल नहीं बनाया उन्होंने, वो हमें भेज रहे हैं पैसा। उन्हें क्या हमारे मुल्क के अवाम की वो पड़ गई है? वो इसलिए पैसा देते हैं ना कि कल को हमारे खिलाफ ना बोले, हमारे लिए राह हमवार करें, हमारे लिए जब हमें जरूरत पड़े तो हमारे काम करें। इसके अलावा और क्या मफाद हो सकता है उनको?
कोई भी इस तरह नहीं होता। इन्होंने मुझे ये बताया कि इनकी पार्टी चल कहाँ से रही है। इमरान खान इतने खर्चे करते हैं, जो कहते थे कि मेरी वालदा के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इनका बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब ये आज इनका रहन सहन देख लें, आज इनके जो सिस्टम है बनी गाला का या पूरी पार्टी का खर्चा, एक पार्टी को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है? हमारे मुल्क की आवाम तो इतनी अमीर नहीं है, ठीक है। पहले जहांगीर तरीन देता था या अलीम खान देता था, अब तो वो भी नहीं है। अब कहाँ से आ रहा है पैसा? तो ये पैसा देखिए ना, अब वही जो अलीम खान जहांगीर तरीन है, उनका झुकाव जो है वो इनकी तरफ हो गया है, नून लीग की तरफ हो गया है। वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, अलीम खान नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, जहांगीर तरीन उसको सपोर्ट कर रहा है। तो बात ये कि ये लोग जो पैसा लगाने वाले थे भी सियासत से बाहर तो नहीं हुए ना, इन्होंने भी एक्स की बजाय वाई को पैसा देना शुरू कर दिया। यानी कि वो लोग या तो ये होना देखें सियासत का क्राइटेरिया कि जी कि फिर कोई भी पार्टी उनसे फंड ना ले। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। देखें, कोई भी बंदा जब पैसा देता है उनके अपने मफादात होते हैं। जहांगीर तरीन ने जब इमरान खान को फंड दिया, अपना हेलीकॉप्टर या अपना जहाज भगाया, मुझे ये बताएं KPK में जितने, जब उनकी गवर्नमेंट थी, जितने ठेके थे उसके पीछे जहांगीर तरीन का हाथ नहीं था। जब चीनी उन्होंने ब्लैक की, सबसे ज्यादा शुगर मिलने उस वक्त PTI में किसकी थी? इसी की थी ना। तो ये सारे ज़ाहिर मफाद उठाते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। आप वैसे क्या समझते हैं कि सियासत में से मरूसी खान जो है सियासत, उसका खात्मा होना चाहिए और आम आदमी को सामने आना चाहिए? बिल्कुल, जो कम्पिटेंट लोग हैं, जो अवाम के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, अवाम में रहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। तो आम आदमी के पास तो इतना बजट ही नहीं है, पैसे ही नहीं है कि वो इलेक्शन के एक्सपेंस कर सके। इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है कि आपने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स नहीं लगवा सकते, एक लिमिटेड वो कर दिया है। अब तो इतना मुश्किल नहीं है इलेक्शन लड़ना। लेकिन जब ये ख़ानदानी लोग, जो ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, इसको ख़त्म करेंगे, आम बंदा आएगा, आम लोग जो है ना उनको वोट देंगे आम बंदे को, तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आम बंदे बगैर बजट के भी जीत जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। जी बिल्कुल, जिस तरह से रिजवान साहब बता रहे हैं कि मरूसी सियासत का खात्मा होना चाहिए, कुछ सियासत के अंदर कुछ एथिक्स होने चाहिए, कुछ चीजें गवर्नमेंट मशीनरी को भी देखनी चाहिए कि किसको सियासत के अंदर, यानी जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर कोई कड़ी नजर रखनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा फंड किसी से ना लें जो कि कोई जाती मुफाद के लिए किसी को दे। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि जो PTI का बयानिया था कि हम मरूसी सियासत नहीं होने देंगे, लेकिन अभी वो भी उसी तरफ चल पड़ेंगे। खानदानी सियासत उनकी पार्टी के अंदर राइज होती जा रही है और लोग उनकी एक ही खानदान के 3-3, 4-4 लोग आ रहे हैं। तो ये सोचने की बात है एक आम आदमी के लिए कि आखिर इस मुल्क के साथ कौन ऐसा है जो कि मफाद में है, जिसने आगे आके अवाम की खिदमत करनी है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।